बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल गुड। आज हम टॉपिक कवर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके अंदर डिटेल में हम देखते हैं कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए या रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोसेस या तरीका नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? Process of increasing the chance that First Nation achieve its strategic visions, priorities and objectives. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए रिस्क को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब अगर आप कर्सर को देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रेटेजिक एंड डिपार्टमेंटल प्लानिंग है, और उसके साइड बाय साइड एक और वर्क हम कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। आ, तो स्ट्रेटेजिक एंड डिपार्टमेंटल प्लानिंग के अंदर प्लान्स, एक्टिविटीज एंड एक्शन टू अचीव योर डिजायर फ्यूचर। तो आपकी जो एडमिन है, आपका जो स्टाफ है, वो सारा आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए वर्क कर रहा होता है। ऑन द सिमिलर हैंड, मैनेजमेंट जो है वो आपके रिस्क को रिड्यूस कर रही होती है। डेली बेसिस पे ओकेजनली डिफरेंट इवेंट ऐसे अराइज होते हैं जिसकी वजह से आपका जो डिजायर्ड आउटकम है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या काम कर रही होती हैं, वो साथ साथ रिस्क को मैनेज कर रही होती है। देन प्रायोरिटाइज गोल, जो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट है वो क्या वर्क कर रहा होता है, वो गोल्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उनको प्रायोरिटाइज कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी, और उसको इन द टर्म ऑफ आउटपुट इट डिजायर्ड जो हमारा रिजल्ट है वो अचीव करना चाह रहे होते हैं। जबकि जो हमारा रिस्क डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा होगा, इवेंट्स दैट कुड थ्रेटन योर डिजायर्ड फ्यूचर। डिजायर्ड आउटपुट हासिल करने के दौरान दीज अ पॉसिबिलिटी कि आपको थ्रेट, इश्यूज, प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़े, तो उनको मिनिमाइज करना, उनको एरेडिकेट करना, उनको रिड्यूस करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिस्क को मैनेज करना। ये दोनों चीज़ें हमारी साइड बाय साइड चलेंगी तभी हम अपना डिजायर्ड आउटपुट जो है वो अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द रिजल्ट। देन देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट। नॉर्मली हम जो है मैकेनिज्म है वो इसके अंदर रन हो रहा होता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड पॉसिबल इम्पैक्ट। अगर आपको लगता है कि आपका कोई रिस्क है जो कि आपको मिनिमाइज करना है, आपने उसको रिड्यूस करना है, तो आप पहले वो रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि रिस्क की नेचर क्या है, किस तरह का रिस्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल को फेस करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और उसको फिर आपने मैनेज कैसे करना है। फिर आता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन को हम कहेंगे कि रिस्क के लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस को, पॉसिबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, उसको आपने एवेल्युएट करना है कि हाउ मैनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि ये ऑकर होगा और इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। देन आ जाता है आपका मॉनिटरिंग। फिर आपने उसको मैनेज किया तो आपने फिर उसको मॉनिटर भी करना है कि वो उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, जो आपने एक्सपेक्टेड था उसके साथ आप उसको रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, एंड देन आपने रिस्क को मैनेज करना है, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास चार चीज़ें आ रही है, रिस्क स्टेटमेंट, ये रिस्क स्टेटमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर कर रही होती है, जिसके अंदर वो रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको रिपोर्ट कर रही होती है कि देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट जिसकी वजह से हमारे ऊपर नेगेटिव उसका इम्पैक्ट आएगा। फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिस्क रजिस्टर। इस रजिस्टर के अंदर हम उसकी लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट जो है उसको रजिस्टर कर रहे होते हैं, उसके इम्पैक्ट को देख रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से वो अफेक्ट करेगी। देन है जी रिस्क डैशबोर्ड। इसके अंदर क्या हम उस रिस्क को जो मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि जी ये रिस्क अराइज हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट आया और इसकी चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। और इन द एंड है रिस्क मैनेजमेंट प्लान,
जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो डेवलप करेगी, जिसका मकसद अपने रिस्क को मिनिमाइज करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। इस प्रोसेस के अंदर आपको इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस भी रिक्वायर्ड होता है और आपको एक्सटर्नल भी रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, एक आपकी कॉटन फैक्ट्री है, तो उसको आपने क्या करना है, कॉटन फैक्ट्री के इंटरनल जो फंक्शंस हैं उनकी भी आपको वो रिपोर्ट चाहिए होती है, और एक्सटर्नल आपके जो बाकी कॉटन फैक्ट्रीज के साथ भी आप अपना एक्सटर्नल कंपैरिजन करते होते हैं, ठीक है। Then the first part of process involves identifying, prioritizing the financial risk facing an organization and understanding their relevance. आप चीज़ों को रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है, कैटेगराइज करेंगे, और देन उसको एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स। आप ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन करते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो आउटपुट हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करिए टू द कस्टमर, उसको आप देखेंगे। मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर, कंपेटिटर, इंडस्ट्री ट्रेंड, बैलेंस शीट, पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द मार्केट, हर चीज़ को आप प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं। लाजमी नहीं है कि एक अगर कॉटन फैक्ट्री को वो रिस्क फेस करना पड़ा है तो उसके साथ जो सिमिलर अदर कॉटन फैक्ट्रीज हैं उनको भी वो रिस्क फेस करना पड़े, ठीक है। हर किसी का जो है मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, हर किसी को ऑपरेट होने का तरीकाकार डिफरेंट है। इसलिए कंप्लीट डाटा एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग है उसका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आप उसको देखते हैं स्टेक होल्डर एंड द ऑब्जेक्टिव एंड टॉलरेंस ऑफ रिस्क। जितने भी स्टेक होल्डर हैं डेफिनेटली उनका ऊपर बड़ा इफेक्ट आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का। तो ऑर्गेनाइजेशंस और आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या काम कर रही होती है, वो यही चीज़ें मैनेज कर रही होती है कि जो आपके स्टेक होल्डर हैं वो कितना रिस्क टेक कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, कितना रिस्क वो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने देखनी है। फिर है जी हैजिंग। hedging या इस जो है वर्ड है काफ़ी यूज होगा। hedging is a risk management strategy implied to offset losses in investment by taking a opposite position in a related asset, ठीक है। सिक्योरिटीज में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं एंड डिफरेंट प्रोफाइल में कंपनी मैनेज कर रही होती है एंड डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व होती है। द ओनली पर्पस ऑफ द हेजिंग इज कि अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि अगर ए कैटेगरी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और देयर इज अ रिस्क कि आपको लॉस होगा। तो कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट ए कैटेगरी में नहीं करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट ए कैटेगरी में करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट बी कैटेगरी में करेगी, कुछ सी कैटेगरी में करेगी। द ओनली पर्पस इज टू रिड्यूस द रिस्क, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी 100% इन्वेस्टमेंट ए कैपिटल में कर दे और उसमें लॉस हो तो कंपनी को ओवरऑल लॉस फेस करना पड़ेगा। इस हेजिंग का फायदा ये होगा कंपनी को कि अगर एक कैटेगरी के अंदर कंपनी को लॉस हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट और गेटिंग अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन कैटेगरी बी एंड इन कैटेगरी सी, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट आपको मिलता रहे। रिस्क स्टेटमेंट में देखते हैं आइडेंटिफाई विच नेगेटिव इवेंट कैन हैपन एंड व्हाट इम्पैक्ट दैट कैन हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इवेंट्स देखेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे। फर्स्ट इवेंट देखते हैं नो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टोरीज एंड लैंग्वेजेस। अगर आप अपनी कंपनी की लैंग्वेज, स्टोरीज, हिस्ट्री को नोट डाउन नहीं कर रहे, कोई बुकलेट, कोई न्यूज़ लेटर पब्लिश नहीं कर रहे, तो इवेंचुअली उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपका जो कंपनी का कल्चर है, आपका जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो आप उनको लूज कर जाते हैं। देन जो अदर इवेंट है वो है लैक ऑफ सक्सेशन प्लान। तो अगर आपका प्रॉपर सक्सेशन प्लान नहीं होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ कॉर्पोरेट नॉलेज। जो आपके प्रीवियस हिस्ट्री चल रही है, अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी कॉर्पोरेट नॉलेज है उसको रिस्क है कि दैट विल बी लॉस्ट। डिलेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मेंटेनेंस।
तो डेफिनेटली अगर आप एसेट मेंटेनेंस नहीं कर रहे, एसेट को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम उनका प्रॉपर डेप्रिसिएशन शेड्यूल आप नहीं बना रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर और जो इंक्रीज कॉस्ट है, दिस विल बी द रिजल्ट। फंडिंग शॉर्टफॉल ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ग्रांट्स, अगर आपकी कोई कंपनी की फंडिंग जो है वो रोक दी गई है या उसकी डिसकंटिन्यूएशन है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू योर मेंबर्स एंड टू योर कस्टमर, वो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये इस तरह की चीजें आ गई इसके अंदर। देन आपका आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, जो आज के लेक्चर की बेसिक हमारी इन चीज़ें जिसको हमने फोकस करना है वो हमारा है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें वही चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इन एक्सपोजर। आइडेंटिफाई रिस्क किया और एक्सपोजर, एक्सपोजर और रिस्क में ज़रा डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। आइडेंटिफाई रिस्क का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फील हो रहा है, कोई आपको ऐसा इवेंट अराइज हो गया जिसको आपको लगता है इसकी वजह से कंपनी को रिस्क फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो आपने उस रिस्क को आइडेंटिफाई किया। देन एक्सपोजर जो है इसको हम ऐसे लेंगे, आइडेंटिफाई एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब कि उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, एक जजमेंट बेस पे आप एनालिसिस करते हैं कि अगर ये रिस्क अराइज हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इतना इम्पैक्ट आएगा, ये इस तरह से कंपनी नेगेटिवली अफेक्ट होगी, या हो सकता है आप एस्टिमेट लगा लें कि अगर ये इवेंट अराइज हुआ तो कंपनी को इतना लॉस होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सपोजर। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्क और एक्सपोजर में फ़र्क क्या है। कि पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा ऐसा इवेंट अराइज होगा जिसकी वजह से कंपनी को रिस्क या कोई इशू फेस करना पड़ेगा। देन उसका एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कितना आएगा, उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, हमारे पास दो साइड्स पे वर्क कर रहे हैं। मर्जन एंड एस्टिमेट रिस्क एक्सपोजर। देखें यहाँ पे एक्सपोजर को उन्होंने सेपरेट ले लिया ताकि रिस्क को अलग मैनेज करें, और उसका जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो एक्सपोजर है उसको अलग से मैनेज करें। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है मर्जर एंड एस्टिमेट रिस्क एक्सपोजर। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके एक्सपोजर को, उसके इम्पैक्ट को एवेलुएट कर रही होती है, एक जजमेंट बना रही होती है, एक एस्टिमेट लगा रही होती है, बजटेड होता है, इनके फोरकास्टिंग होती है कि इन केस अगर ये ऐसा इवेंट अराइज हुआ तो इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा और इतना इतना लॉस हमें बियर करना पड़ सकता है। देन फाइंड इंस्ट्रूमेंट एंड फैसिलिटीज टू शिफ्ट आवर ट्रेड रिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क को रिड्यूस करने की बात हो रही है। ठीक है, कि रिस्क को रिड्यूस करना है कि उसके रिस्क को शिफ्ट किया जाए। जैसे मैंने आपको पहले एक टर्म जो आपको बताई, हैजिंग। हैजिंग जो है वो यहाँ पे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। अगर आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, आप जब बॉन्ड्स में डील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट डेरिवेटिव और डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जो है आपको रिस्क मिनिमाइज हो सके। ठीक है, फिर है असेसिस कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फिर आपने जो हेजिंग की है उसका आप ये चेक करेंगे इसका हमारे बेनिफिट कितना हो रहा है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना हमारे पास रिटर्न आ रहा है। ठीक है, वो आप चीज़ें मैनेज करेंगे। जबकि एक्सपोजर में अगर देखें तो असेस इफेक्ट ऑन एक्सपोजर, आप क्या करेंगे, पहले आपने क्या किया, एक्सपोजर और उसके इम्पैक्ट को एनालाइज किया, जज किया, फिर उसको देखते हैं उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है, इफेक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, और उसमें इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे। फ्रॉम रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेशन जो वर्ड है, ये वर्ड यूज होता है, इसका सिमिलर अगर हम यूज करें वर्ड, इसको हम कहते हैं रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना, लेसन, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो रिस्क को मिनिमाइज कैसे करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, या तो आप उस रिस्क को अवॉइड कर दें। अवॉइड मतलब ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिस्क अराइज हो सकते हैं इन कमिंग मंथ या इन कमिंग टाइम, और कंपनी जो है उसको अवॉइड कर दे कि कंपनी का अच्छा ठीक है ये रिस्क अराइज होगा तो देखा जाएगा, लेट दैट बी हैपन। ठीक है, तो ये सेपरेट एक हो गया। दूसरा है रिस्क ट्रांसफर, कि आप रिस्क को ट्रांसफर कर लें। ट्रांसफर कैसे करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया हेजिंग के थ्रू, डिफरेंट पोर्टफोलियो मेंटेन करेंगे, डिफरेंट जो प्रोफाइल्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका रिस्क ट्रांसफर हो गया। फिर है जी मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कि आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं।
ठीक है। आप इंडस्ट्रियल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये इस रिस्क का इतना इम्पैक्ट आ रहा है, तो सिमिलर जो हमारी इंडस्ट्री उस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप बाद दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, वो ये भी देख रही होती है कि हमारी जो सिमिलर इंडस्ट्री है वो इस तरह की सिचुएशन में क्या इकदाम कर रही है, तो उस तरह से भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इन द एंड आपका क्या है, एवेलुएट परफॉर्मेंस। कंपनी ने जो सारा रिस्क को आइडेंटिफाई किया, एक्सपोजर को आइडेंटिफाई किया, एवेलुएट किया, उसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश की, कोई स्ट्रेटजी डेवलप की है, कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है, तो इन सारी चीज़ों को बाद में क्या करना है, एवेलुएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाद में ये रिस्क अराइज हो गया, कंपनी ने जो जो चीज़ें प्लान की थी उसके मुताबिक वो रिस्क को मैनेज किया, और एंड रिजल्ट में वो क्या कहते हैं, वो रिजल्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं, एवेलुएट कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी डिसीजन मेकिंग के साथ। आया हमारी कॉरपोरेशन को हमारी डिसीजन मेकिंग की वजह से, या जो हमने न्यू स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं रिस्क को रिड्यूस करने की वजह से, उसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। वही यहाँ पे चीज़ों को वो लेके चले कि देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज और रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट, डू नथिंग। ठीक है, आप कुछ भी ना करें, जो रिस्क अराइज होगा आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ये रिस्क अराइज हो रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस टाइम की सिचुएशन में क्या है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिस्क अराइज हो रहा है, आप कहते हैं ठीक है, वट एवर हैपन, वो जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो नॉर्मली कॉपरेशन में इस तरह होता नहीं है। हाँ, और एक सिचुएशन ऐसी है जब कॉपरेशन कहती है ठीक है रिस्क अराइज होगा तो देखा जाएगा, उसमें सर्टेन सिचुएशंस होती हैं। और पहली सिचुएशन ऐसी है कि रिस्क तो अराइज हो रहा है, लेकिन कंपनी इज अनएबल टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, कंपनी इज अनएबल टू identify the intensity of the risk, company is unable to determine the impact of exposure on the organizational activities, या वो रिस्क इतनी मिनिमम और माइल्ड नेचर का है कि कंपनी को लगता है कि ठीक है ये माइनर सा रिस्क है, इसकी वजह से हमारी ऑपरेशंस पे कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें कंपनी जो है रिस्क को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। सेकंड है हेज अ पोर्शन ऑफ एक्सपोजर बाय डिटरमिनिंग व्हिच एक्सपोजर कैन एंड शुड बी हेज। तो अगर आप, दूसरा ये है कि आप अपने हेजिंग के थ्रू, अगर आपको ये लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे एक्सपोजर राइज हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं 2-3 डिफरेंट प्रोफाइल में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो थर्ड कैटेगरी हैज ऑल एक्सपोजर पॉसिबल, कि आपको डिफरेंट बहुत सारा जो कैटेगरी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, ना कि एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आपने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको 40,000, 25,000, 15,000 के बॉन्ड्स में आपने मल्टीपल बॉन्ड्स में डिफरेंट आपने इन्वेस्टमेंट की है, बिकॉज यू अज्यूम कि आपको लगता है कि एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद आपको बॉन्ड प्राइस ना निकल आए, तो इसलिए वो आप डिफरेंट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपके जो है बॉन्ड के निकलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी मेरे से पूछ लीजिएगा, आई विल बी देयर टू आंसर दैट। फॉर दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and that's it. Thanks for watching. Have a good day. Allah Hafiz.